वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसका आज हम पार्ट 4 देखेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे चैप्टर का। तो देखते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसका अब हम लास्ट पार्ट आज देखेंगे। सो हम सब ने ये सब कंप्लीट कर लिया है, माइक्रोब्स के अलग अलग यूजेस देख लिए हैं अलग अलग फील्ड में। तो अब हम देखेंगे कि हमारे टेक्नोलॉजी में किस तरह से वो यूज़ होते हैं। तो हम माइक्रोब्स को यूज़ करके किस तरह से क्लीन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। कि क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब जो इन्वायरमेंट को, जो ऐसा टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को थोड़ा भी इफेक्ट ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो उसका माइक्रोब्स का क्या रोल है उसके लिए वो देखेंगे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैज मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। सो ये सबको पता है, जो हमारा हम ह्यूमंस है, उन्होंने क्या किया है, टेक्नोलॉजी में एक बड़ा प्रोग्रेस किया है स्टूडेंट्स। हाउएवर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होते गया, पॉल्यूशन भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो लेट अस सी द वे ऑफ कंट्रोल ओवर एयर, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे एयर, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन को बचाएंगे स्टूडेंट्स। Microbes have natural ability of decomposing the man-made chemicals. Hydrocarbons and other chemicals are transformed with the help of this ability. तो जो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स के पास ऐसी एबिलिटीज है स्टूडेंट्स, जो हमारे बने हुए केमिकल्स को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे, उन्हें भी डिकम्पोज कर देंगे। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, वो उन्हें भी डिकम्पोज कर देंगे स्टूडेंट्स। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम द फ्यूल। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्यूल्स में से सल्फर निकाल देते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूल्स में से सल्फर निकाल। अगर फ्यूल में सल्फर होता है तो स्टूडेंट्स आपके व्हीकल को बहुत हार्म होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत हार्म होगा। अगर आप फ्यूल में सल्फर होगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो सल्फर निकालना इंपॉर्टेंट होता है फ्यूल में। तो कुछ माइक्रोब्स वो काम कर सकते हैं जो सल्फर निकाल सकते हैं। मेटल लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड्स। अब समझ लिए, कॉपर, आयरन, यूरेनियम और जिंक जो मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई मेटलॉइड्स हम फेंक देते हैं जिसमें ये सब एलिमेंट्स होते हैं, तो ये सब एलिमेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, ये सब एलिमेंट लीच हो जाते हैं, मतलब ड्रेन हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अगर हमने इन्हें सॉइल्स में ऐसे छोड़ दिया तो ये सब एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और हो सकता है कि वो वहाँ पे मिक्स हो जाए, वहाँ के सॉइल के साथ मिक्स हो जाए, या वहाँ के कोई वाटर सोर्स के साथ वो मिक्स हो जाए। दिस आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड बिफोर लीचिंग विद द हेल्प ऑफ थायोबैसिलाई। तो इन्हें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें थायोबैसिलाई और सल्फोबैसिलाई के साथ क्या कर देते हैं, इंटरैक्ट कर देते हैं इनके साथ। तो ये क्या करते हैं, ये इन सब का एक कंपाउंड बना देंगे, ये सब का एक कंपाउंड बना देंगे, और इन्हें लीच होने से पहले ये बनाएंगे, ये इन्हें मिलने से, मिक्स होने से पहले ये थायोबैसिलाई और जो सल्फोबैसिलाई जो माइक्रोब है, ये इन्हें क्या करेंगे, एक कंपाउंड में चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान देना है और सोचना है। स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल ऑकर इन ओशियन ड्यू टू वेरियस रीजन। सो सभी को पता है कि ओशियंस में क्या होता है इसमें, ओशियंस में हरदम ऑयल स्पिल होते ही रहता है। हर साल एक न एक बार तो ऑयल स्पिल हो ही जाता है स्टूडेंट्स। सो दिस ऑयल में प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑयल जरूरी नहीं कि अगर हमें हार्म नहीं कर रहा है तो कि एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा, ये एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर सकता है स्टूडेंट्स, और उनकी डेथ का रीजन भी बन सकता है स्टूडेंट्स। इट इज नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। तो ऐसा कोई मैकेनिकल मेथड नहीं है, मशीनरी मेथड नहीं है कोई, हम किसी मशीन से ऑयल्स को और वाटर को नहीं अलग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप को ट्राई करना है तो आप एक ग्लास में पानी और ऑयल भर लीजिए और उसको अलग करने की कोशिश करो, तो वो जल्दी अलग नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा कोई मशीन अब तक नहीं बना है स्टूडेंट्स, कोई मैकेनिकल मेथड नहीं बना है जो इसे अलग कर सके। हाउएवर बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास एसपीपी एंड एल्कानोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस have the ability to destroy the pyridines and other chemicals। पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स है, क्या स्टूडेंट्स, पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जैसे कि स्यूडोमोनास एसपीपी, स्यूडोमोनास एसपीपी ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्यूडोमोनास एसपीपी बोलते हैं इसे। और कौन से, एल्केनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस, एल्केनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस ये एक और माइक्रोब है, ये यहाँ पे है जो ये
ये माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑयल में प्रेजेंट पिरिडिन्स और केमिकल्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पिरिडिन्स का जो पिरिडिन्स भी एक टाइप का केमिकल है, आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वो पढ़ेंगे आप। हेंस दिस बैक्टीरिया आर यूज टू क्लियर द ऑयल स्पिल। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, इन बैक्टीरियाज का यूज करके क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऑयल स्पिल्स को क्या करेंगे, खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाटर में से उस ऑयल को निकाल सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को क्लियर करते हैं वाटर के ऊपर से। तो इसका नाम हमने रख दिया है हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे उसे, HCB। HCB डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। सो HCB बैक्टीरिया का काम क्या है स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोकार्बन्स को क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज मतलब हाइड्रोजन अलग कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देंगे, और क्या करेंगे, वो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवा देंगे। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और वाटर बना देंगे। तो वाटर में रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, पानी में का जो भी ऑयल्स है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये बैक्टीरिया हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंस PET, पॉलीइथिलीन टेट्राफिलेट पॉलीस्टर। तो जो प्लास्टिक बॉटल्स है अदर प्लास्टिक मटेरियल कौन से केमिकल से बनता है स्टूडेंट्स, पॉलीइथिलीन टेरेफिलेट पॉलीस्टर, जिससे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, PET। Nowadays मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। तो सभी को पता है कि आपके टाइम में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज हो गया, और हर कचरे में आपको, हर जगह जहां पे भी कचरा आपको दिखेगा वहां आपको प्लास्टिक दिखने ही वाला है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्पीशीज लाइक वाइब्रियो, आइडियोनेला, सैकेनेसिस कैन डिकम्पोज द PET। तो कुछ टाइप के माइक्रोब्स है जैसे कि वाइब्रियो, आइडियोनेला, सैकेनेसिस, जो इसे क्या कर सकते हैं, इस केमिकल को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, पॉलीइथिलीन टेरेफिलेट पॉलिस्टर। पर सभी को मालूम है कि प्लास्टिक को जल्दी डिग्रेड नहीं किया जाता, बट कुछ स्पीशीज हैं माइक्रोब्स के जो इन्हें डिग्रेड कर जाते हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्पीशीज ऑफ फंगाई लाइक एंटीमाइसिड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया और एक्टिनोप्लेन्स। सो ये सब कुछ टाइप के फंगाई हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकते हैं, ये रबर को भी क्या कर लेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज। कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक्टिनोमाइसिड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया, एक्टिनोप्लेन्स, ये कुछ टाइप के फंगाई हैं स्टूडेंट्स जो रबर को डिकम्पोज कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो देखो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन हमने यहाँ पे बचाया है स्टूडेंट्स। क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक वाटर पॉल्यूशन हमने कैसे हेल्प से, किस तरह के हेल्प से, हमने माइक्रोब्स के हेल्प से वाटर पॉल्यूशन से बचाया। यहाँ पे जो लैंड पॉल्यूशन प्लास्टिक की वजह से हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन जो प्लास्टिक की वजह से हो रहा है, वो भी हमने पॉल्यूशन होने से बचाया है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन एंड मटेरियल कमिंग आउट ऑफ माइंस। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड रेन आपने सुना ही होगा, एसिड रेन होता है स्टूडेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है ना, पॉल्यूशंस बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। तो क्या होता है, उनके वजह से ड्रॉपलेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सल्फर प्रेजेंट होते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो जब ये रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन के साथ ये एसिड्स मिल जाते हैं और एसिड फॉर्म कर लेते हैं, तब ये रेनी के टाइम नीचे आते हैं, रेनी सीजन के टाइम ये नीचे आते हैं। तो इनके वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा कि ताजमहल का जो संगमरमर का पत्थर है वो भी इरोड हो चुका है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, मतलब एसिड रेन के वजह से।
तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ माइंस में मिलता है और एसिड रेन्स की वजह से भी होता है। यू नो दैट एरोजन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द स्टैचू, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग ऑकर्स ड्यू टू इट। तो इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जब एसिड रेन होता है तो उसके वजह से ना स्टूडेंट्स स्टैचूज, जो ब्रिजेस, जो बिल्डिंग होते हैं, वो उनमें क्या होता है, इरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, इरोजन। या तो उनमें जंग लग जाता है, या तो क्या हो जाता है, उनमें से कुछ मटेरियल्स निकलने लगते हैं स्टूडेंट्स। क्या होने लगते हैं, मटेरियल्स निकलने लगते हैं। तो ये सब नुकसान होने लगता है एसिड रेन की वजह से। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक एसिडोफिलियम एसपीपी एंड एसिडोबैसिलस फेरोसाइडेंस। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कुछ लोग के लिए, कुछ बैक्टीरिया के लिए एनर्जी है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कुछ बैक्टीरिया के लिए वो एनर्जी का काम करते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया जो जिनके लिए वो एनर्जी का काम करते हैं, जैसे कि एसिडोफिलियम, क्या है, एक टाइप का ये बैक्टीरिया है जिनका एनर्जी सोर्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और दूसरा क्या है, एसिडोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। क्या है, एसिडोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, एसिडोबैसिलस, ये यहाँ पे, ये क्या है, एसिडोबैसिलस। इस तरह से ये हमें माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। तो ये सब कुछ बैक्टीरिया का ये एनर्जी, तो हम इन बैक्टीरियाज को क्या कर सकते हैं, इन बैक्टीरियाज को हम यूज कर सकते हैं जब एसिड रेन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें जब क्लाइमेटिक वेदर रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा कि एसिड रेन होने वाला है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग्स में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें क्या करेंगे, ये बैक्टीरियाज को जाके क्या करेंगे, वहाँ पे स्प्रे कर देंगे। क्या करेंगे, वहाँ पे जाके इन्हें स्प्रे कर देंगे। और जब एसिड रेन होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट ये क्या करेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड को अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये इनका एनर्जी है स्टूडेंट्स, तो ये अपने अंदर ले लेंगे। Hence this bacteria can control the soil pollution occurring due to acid rain। और फिर हम इससे और क्या कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशन को भी बचा सकते हैं। एसिड रेन हो रहा है मतलब सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होने वाली है स्टूडेंट्स। क्या होने वाली है, सॉइल की फर्टिलिटी भी खराब होने वाली। पर हम अगर ये बैक्टीरिया सॉइल्स में यूज कर लेते हैं एसिड रेन से पहले ही, जब हमें मालूम पड़ जाएगा, तो क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे। एसिड रेन अगर होता है फिर भी सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। Water soluble salts of uranium are present in a waste produced during electroplating and in influent released in environment from the atomic energy plant। तो ठीक है स्टूडेंट, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जो सॉल्ट होता है, यूरेनियम से बना हुआ सॉल्ट होता है। जैसे सोडियम से बना हुआ सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स, वैसे ना यूरेनियम से बना हुआ सॉल्ट होता है। यूरेनियम भी एक टाइप का एलिमेंट है, वैसे यूरेनियम से भी बना हुआ सॉल्ट होता है। तो ये वेस्ट कहाँ से आते हैं, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं यूरेनियम के साथ, या एटॉमिक एनर्जी प्लांट से क्या यूरेनियम रिलीज होता है। तो क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूबल होते हैं, ये सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। वाटर में क्या होता है, ये सॉल्यूबल होते हैं। जो यूरेनियम का सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। जियोबैक्टर कन्वर्ट्स दिस सॉल्ट ऑफ यूरेनियम इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट दोज सॉल्ट मिक्सिंग विद द ग्राउंड वाटर सोर्सेस। तो जो जियोबैक्टर है, जो जियोबैक्टर, ये बैक्टीरिया जियोबैक्टर है, वो क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो इस सॉल्ट को इनसॉल्युबल बनाएगा। क्या करेगा, इस सॉल्ट को इनसॉल्युबल बनाएगा और इसे मिक्स होने से रोक देगा। किससे, ग्राउंड वाटर से। किससे स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर से मिक्स होने से रोक देगा। तो यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडिएशंस फैलाता है। क्या करता है, ये रेडिएशंस फैलाता है, और रेडिएशंस ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं होता है स्टूडेंट्स। सो जियोबैक्टर का यूज करके हम क्या करेंगे, यूरेनियम को इनसॉल्युबल फॉर्म में कर देंगे स्टूडेंट्स, ताकि वो ग्राउंड वाटर सोर्स से ना मिल पाए स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन फार्मिंग। तो पहले देखेंगे माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स। माइक्रोब्स इन फार्मिंग में देखेंगे माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स। अब आपको समझना है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स क्या होता है। इनोक्यूलेंट्स क्या होता है, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब से बने हुए इनोक्यूलेंट्स। इनोक्यूलेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, हम ऐसे माइक्रोब्स को यूज करेंगे हमारे प्लांट्स के साथ, हमारे सीड्स के साथ, जो उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने में उनकी हेल्प करेंगे, उनके ग्रोथ को वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे स्टूडेंट्स। सो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनोक्यूलेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वो इनोक्यूलेंट्स बोलेंगे। Some microbes containing inoculants are produced by process of fermentation। तो
कुछ माइक्रोब्स जो इनोक्यूलेंट्स बनाते हैं वो कैसे बनते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है स्टूडेंट्स. दिस इनोक्यूलेंट्स आर स्प्रेड ऑन अ सीड बिफोर सोइंग एंड सम ऑफ द इनोक्यूलेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द प्लांट. तो कुछ इनोक्यूलेंट्स को क्या करते हैं, सीड में स्प्रे कर देते हैं, कुछ इनोक्यूलेंट्स को क्या करते हैं, सॉइल में स्प्रे कर देते हैं, और कुछ इनोक्यूलेंट्स को क्या करते हैं, हम प्लांट्स में स्प्रे कर देते हैं ताकि हमारा प्लांट रहे वो प्रोटेक्ट रहे और प्लांट्स को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो उन्हें मिलते रहे स्टूडेंट्स. माइक्रोब्स इन इनोक्यूलेंट्स हेल्प इन अ प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स. तो मैंने आपको पहले बोला है माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं इनमें इनोक्यूलेंट्स में वो क्या होते हैं, सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को. क्या करेंगे, वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे. दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड. और क्या करेंगे, क्वालिटी को बढ़ा देंगे, उस फूड का क्वालिटी को बढ़ा देंगे, उस वेजिटेबल के क्वालिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे. सॉल्यूशन कंटेनिंग एजोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेस इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो फार्मिंग में हम क्या करते हैं, जनरली हम एजेटोबैक्टर को यूज करते हैं जो एक टाइप का बैक्टीरिया, किसके साथ, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन, मतलब मैन मेड नाइट्रोजिनेस. नाइट्रोजिनेस क्या है, एक टाइप का एंजाइम है जो नाइट्रोजन लेगा. प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो एजेटोबैक्टर के साथ हम क्या करेंगे, नाइट्रोजिनस एंजाइम मिलाएंगे स्टूडेंट्स हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में. तो मैं आपको एजेटोबैक्टर का काम बता देता हूँ स्टूडेंट्स. एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब नाइट्रोजन को अपने पास अटैच करता है. क्या करता है, नाइट्रोजन को अपने पास अटैच करता है. और नाइट्रोजिनस क्या करेगा, उसे N2 में चेंज कर देगा स्टूडेंट्स. क्या करेगा, नाइट्रोजिनस का काम क्या है, एंजाइम का काम क्या है, नाइट्रोजन बनाना. मतलब एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को लाएगा और नाइट्रोजिनस क्या करेगा, उसे N2 में चेंज करेगा. क्या करेगा, N2 में चेंज कर देगा स्टूडेंट. Soil pollution occurring due to chemical fertilizer is prevented due to use of the solution. क्या स्टूडेंट्स, सॉइल पॉल्यूशन occurring due to chemical fertilizer is prevented due to the use of this solution. तो ये दोनों के सॉल्यूशंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल पॉल्यूशंस रोक सकते हैं. क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं इनके जगह पे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉइल पॉल्यूशन होगा. धीरे धीरे सॉइल क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा, पॉल्यूट होने लगेगा. इसलिए हम इससे बचा सकते हैं जब हम ये सॉल्यूशन अगर यूज कर लेते हैं हमारे फार्म्स में, हमारे फील्ड्स में. फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद सॉइल ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर. This proved to be harmful to the other plants and animals as well as cause skin disease to humans. This pesticide in the soil can destroy with the help of microbes. अब ना कुछ पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जब हम फार्मिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो फ्लोरा एसिटामाइड एक पेस्टिसाइड्स है, एक केमिकल है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. और अगर ये जो पेस्टिसाइड है वो ज़्यादा देर तक रहता है हमारे फार्म में तो वो दूसरे प्लांट्स को भी हार्म कर सकता है स्टूडेंट्स, और ह्यूमन स्किन्स को, एनिमल्स को भी वो हार्म करेगा. तो इस पेस्टिसाइड को खत्म करना इंपॉर्टेंट है ना स्टूडेंट्स. सो वो भी हम माइक्रोब्स के हेल्प से इन पेस्टिसाइड्स को खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्या कर सकते हैं, जो फ्लोरोएसिटामाइड है उसे हम कुछ माइक्रोब्स के यूज से क्या करेंगे, खत्म कर देंगे स्टूडेंट्स. अभी जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये भी हम खत्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ये जो कैटरपिलर है उसे भी हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि हमारे प्लांट्स को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है ना स्टूडेंट्स. बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स which can destroy pest and pathogen can be directly integrated into plant with the help of biotechnology. ठीक है स्टूडेंट्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है समझना है. बायो इंसेक्टिसाइड क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को किल करेंगे. क्या करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट्स को किल. बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या करेंगे, वो केमिकल्स किससे बनेंगे, माइक्रोब से बनेंगे. तो बायो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होगा, माइक्रोब्स से बने हुए कुछ ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट को किल करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, समझा. तो बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजेंस कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे फंगस पहले से ही प्लांट के सीड में डाल देंगे. अगर हम पहले से ही प्लांट के सीड में डाल देते हैं स्टूडेंट्स तो वो प्लांट बड़ा होने के बाद भी वो इंसेक्टिसाइड के खिलाफ रहेगा, वो उसमें इंसेक्ट्स कभी नहीं लगेंगे. तो वो कौन से प्रोसेस से करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से करेंगे. क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी
प्रोसेस से वो हम करने वाले हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो अगला लेसन है आपका, उधर पे हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या। बस आपको इतना याद रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियल और फंगल टॉक्सिन्स जो रहेंगे वो हम पहले से ही प्लांट्स में डाल के रखेंगे, ताकि प्लांट बड़ा भी हो तो भी उसके साथ वो टॉक्सिन उसके अंदर हो, ताकि जो भी इंसेक्ट्स वो प्लांट्स को खाने की कोशिश करेगा वो क्या होगा, डेथ हो जाएगा। Being toxic to insect, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as a pesticide. तो अगर ये टॉक्सिक रहेगा तो इंसेक्ट्स के लिए, अगर ये टॉक्सिक है तो इंसेक्ट्स इस प्लांट को कभी नहीं खाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक है तो इंसेक्ट्स मर जाएंगे अगर खाएंगे तो। सिमिलर टू बैक्टीरिया, सम स्पीशीज ऑफ फंगाई एंड वायरस आर यूजफुल एज, तो जैसे बैक्टीरिया यूजफुल है बायो इंसेक्टिसाइड्स के लिए, वैसे ही कुछ वायरसेस भी हैं स्टूडेंट्स, कुछ फंगाई भी है जो हम पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में इन्हें यूज कर सकते हैं। स्पिनोसाइड अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज अ बायो पेस्टिसाइड्स। तो कुछ फर्मेंटेशंस के बाद हमें ना स्पिनोसाइड मिलता है। देखो स्पिनोसाइड है ना स्टूडेंट्स, ह्यूमन को भी थोड़ा बहुत टॉक्सिक करता है स्टूडेंट्स। तो स्पिनोसाइड को, जो मैनमेड स्पिनोसाइड हो उसे हमने बैन कर दिया है, उसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया। बट ये स्पिनोसाइड क्या है, ये माइक्रोब से बन रहे हैं। क्या हो रहा है, माइक्रोब से फर्मेंटेशन प्रोसेस से बन रहे हैं, जिन्हें हम क्या पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड। पहले जो स्पिनोसाइड था स्टूडेंट्स वो केमिकली इंडस्ट्रीज में बनता था स्टूडेंट्स, पर ये स्पिनोसाइड्स है ना बहुत ज़्यादा हार्म करता था ह्यूमंस को भी, हमारे लैंड को भी, जब हम ये पेस्टिसाइड्स हमारे फार्म में छिड़कते थे। बट अभी जो स्पिनोसाइड बन रहा है वो माइक्रोब्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो माइक्रोब्स बना रहे हैं जिन्हें हम बायोपेस्टिसाइड मतलब माइक्रोब से बने हुए पेस्टिसाइड्स, तो उन्हें हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने फार्मिंग में हम इस तरह से माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो खत्म हो चुका है माइक्रोबायोलॉजी का। ये जो भी आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ आपको माइक्रोब्स का क्या बताया, माइक्रोब्स का आपको यहाँ पे सब फायदा ही बताया, कि ताकि आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टडी में इंटरेस्ट लें और उस स्टडी को आप पढ़ें जब आप आगे ब्रांच लें साइंस का। तो अगर आप साइंस का ब्रांच लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं स्टूडेंट्स। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी, जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं माइक्रोब्स के बारे में। हमने उसमें यही जाना है कि सिर्फ माइक्रोब्स हमें हार्म नहीं करते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं, कुछ नहीं बहुत से माइक्रोब्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे प्रॉफिट के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने उसके बाद देखा था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, किस तरह से माइक्रोब्स हम डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, योगर्ट से प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं, बटर बनाने में यूज़ करते हैं, चीज़ प्रोडक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम ब्रेड के लिए यूज़ करते हैं, विनेगर प्रोडक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ बीवरेजेस ड्रिंक्स बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ एंजाइम्स बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कितना ज़्यादा यूज़ है माइक्रोब्स का, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यूज़ है। फ्यूल्स में भी यहाँ तक कि हम जो रोज़ यूज़ करने वाली चीज़ है फ्यूल्स में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बायोफ्यूल में भी यूज़ करते हैं जो रिन्यूएबल सोर्स है स्टूडेंट्स। फिर हम पॉल्यूशन से भी बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं माइक्रोब्स का, और हमारे कचरे को भी हम मैनेज कर पा रहे हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके, हमारे जो गटर नाले हैं उनको भी हम मैनेज कर पा रहे हैं माइक्रोब्स का यूज़ करके स्टूडेंट्स। और हमने क्लीन टेक्नोलॉजी भी बना ली। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब जो इन्वायरमेंट को थोड़ा भी हार्म ना करे। तो हमने ये सब किससे किया है स्टूडेंट्स, हमने ये माइक्रोब्स का यूज़ करके किया है, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके किया। देखो इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का कितना बड़ा बड़ा काम है स्टूडेंट्स, क्या क्या कर ले रहे हैं। और फिर में हमने देखा है कि किस तरह से फार्मिंग में भी ये माइक्रोब्स हमें यूज़फुल हैं स्टूडेंट्स। बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ों में भी किस तरह से हमने माइक्रोब्स को यूज़ कर लिया स्टूडेंट्स। तो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इन माइक्रोब्स का, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में इतना ही है स्टूडेंट्स। अगले चैप्टर में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपने
आपको ये पूरा समझा होगा स्टूडेंट्स। इसमें बहुत से बैक्टीरिया के नाम थे स्टूडेंट्स, वो बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है, उनके फंक्शंस लिखना है, वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे यूज आ रहे हैं, वो लिखना है। आपको ज़्यादा कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको इसमें बैक्टीरियाज का नाम लिखना है, कौन से बैक्टीरिया कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको ध्यान देना है सिर्फ। तो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।